दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहचान है कि वो चुटकी बजाते ही रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस बार चुटकी भी बज गई और तालियां भी बज गई। एक लंबा वक्त भी निकल गया और उसके बाद 21 घंटे की बातचीत भी हो गई, लेकिन रास्ता निकला नहीं और चुटकियां इस दौर में चीन और रूस बजाने लग गए। परिस्थितियां नाजुक हो गई। अमेरिका अब समझ नहीं पा रहा है कि होर्मुज़ रूट की नाकेबंदी का ऐलान कर तो दिया, लेकिन वहां पर जहाज उसके फंस चुके हैं। फंसने का मतलब यह होता है कि सामने ईरान है और पीछे चीन खड़ा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बात तो अब इसके आगे निकल चुकी है। इसीलिए जिन 3 मुद्दों को लेकर उलझन बढ़ी थी, अब उसके लिए रास्ता अमेरिका को चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो दोबारा से युद्ध में कूद नहीं सकता है। मिसाइल ड्रोन दाग दाग कर वो इजराइल की तर्ज पर खड़ा हो नहीं सकता है। तो फिर रास्ता बातचीत का निकालना ही होगा, और ईरान सहमति दे नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान के भीतर अमेरिका को लेकर भरोसा नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं है। यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हो या फिर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ही क्यों ना हो। और इन दोनों की परिस्थितियों के बीच जो बातचीत करके आए हैं, उन्हें भी भरोसा नहीं है वाकई अमेरिका मान जाएगा। लेकिन अमेरिका अब संदेश अलग अलग तरीके से भिजवा रहा है। जिन बातों को जिक्र था, जिन बातों के जिक्र के साथ उलझन थी, उस पर सहमति बन जाएगी। एक बार बातचीत की टेबल पर फिर से आ तो जाइए। पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, आपके नजदीक है, आप आ जाइए, हम भी आ जाएंगे। कोई दूसरी जगह चुननी है तो वह भी चुन लीजिए, हम आ जाएंगे। ये मैसेजेस किस बात को लेकर है और वो 3 परिस्थितियां कौन सी थी जिसको लेकर अब अमेरिका एक मैसेज भिजवा रहा है? बातचीत की मेज पर आइए, मामला सुलझ जाएगा। यह मामला सिर्फ और सिर्फ होर्मुज़ रूट का अब नहीं है। यह मामला तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर जो प्रतिबंध 20 साल की मांग इस्लामाबाद में अमेरिका कर रहा था, उसके भीतर एक सहमति है कि ठीक है, 5 साल तक प्रतिबंध पर लेकर सहमति बनाई जा सकती है। लेकिन उसके आगे की चीज है कि लेबनान को लेकर जो इजराइल ने कदम बढ़ाए हुए हैं, हालांकि वो बातचीत भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे सीजफायर या भविष्य में युद्ध ना होने देने की गारंटी के दायरे में लेबनान भी आएगा। तो अमेरिका इसके लिए भी क्या तैयार हो गया है, जो वो बातचीत की मेज पर अब ईरान को बुलाना चाहता है? लेकिन नया सवाल यह है कि आखिर ईरान को लेकर दोबारा बातचीत की मेज पर बुलाने के पीछे कौन सी बड़ी चीज ऐसी हो गई है जिसके बाद अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उसकी अपनी इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, उसने जो एक नई लकीर उस महामंदी की खींच दी है और इस परिस्थितियों को बतला दिया है कि जिस युद्ध में इतने ज्यादा एनर्जी के षड्यंत्र को नुकसान पहुंचा है, उनकी सिर्फ फारस की खाड़ी में तादाद 80 से ज्यादा है, जिसमें से 30 तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाकी 80 भी कब तक ठीक होंगे, यानी बाकी जो 50 हैं वह भी कब तक ठीक होंगे, और जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन कब तक पटरी पर आएगा, इसको लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF और IEA के बीच एक सहमति जरूर है कि दरअसल ये इतना आसान नहीं है कि अगर अगले 24 घंटों में भी युद्ध समाप्ति का ऐलान हो जाए तो दुनिया के सामने एनर्जी का संकट नहीं मंडराएगा या दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नया सवाल यह है, अगर दुनिया मंदी की दिशा में जा रही है, अगर दुनिया के सामने आज की तारीख में भी युद्ध खत्म हो जाए तो भी अगले कई महीनों तक संकट गहराएगा और उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, तो इसके मतलब मायने क्या हैं? यह पहला सवाल है जो उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर अमेरिकन बैठे हुए हैं, वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या फिर IEA हो, वहां पर भी अमेरिकन बैठे हुए हैं। लेकिन उसके आगे की परिस्थिति यह है कि खुलकर पहली बार चीन यह कहने से चूक नहीं रहा है, हम गोली नहीं चलाएंगे, पहली गोली आप ही चलाएंगे, लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं आप दूसरी गोली चलाने के लायक नहीं बचेंगे। और वाशिंगटन चेत जाए, यह मैसेज बड़ा है। हालांकि अपने तौर पर चीन और बीजिंग में इस वक्त जो हरकतें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नेताओं की हो रही है, वो हरकतें खुले तौर पर बतला रही है कि हर कोई यह मान रहा है कि अगर चीन सक्रिय हो जाए तो फिर वाशिंगटन को पीछे लौटना पड़ेगा। व्हाइट हाउस के भीतर जो भी नई नई पॉलिसी को लेकर या ईरान को लेकर जो भी लकीरें खींची जा रही हैं, उसमें अब चीन ने जब खुले तौर पर 4 सूत्र यह कहकर दे डाले कि आपको किसी भी हालत में किसी भी देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मानना होगा, आपको किसी भी हालत में इंटरनेशनल लॉ या उसके नियम कायदों को मानना ही होगा, आप इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जिससे यह मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि आप ताकतवर हैं तो आपकी चल जाएगी, यानी जंगल का कानून नहीं चलेगा।
यह मैसेज कितना बड़ा हमें लगता है इन सब के बीच सबसे पहले आपको आज जरूर सुनना चाहिए। जो चीन की एनर्जी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो जिक्र कर दिया वो जिक्र सीधे तौर पर इस युद्ध के भीतर अमेरिका को चीन की चेतावनी है। रुकिए, सोचिए, ठहरिए, हमारी ताकत का अंदाजा भी लगा लीजिए। हम तो खुले तौर पर बतलाते हैं कि हमारे पास ही एकमात्र हाइड्रोजन बम है, और इस हाइड्रोजन बम की ताकत क्या होती है यह सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वारहेड से मत तुलना कीजिएगा, क्योंकि हर बरस हम 3 सितंबर को पूरी दुनिया को दिखलाते हैं हमारे पास कितने हथियार हैं। और अब समझ जाइए, If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. तो क्या चीन का सक्रिय होना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, या फिर चीन का सक्रिय होना ईरान को वो ताकत दे रहा है जिसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद वह जिन रास्तों का समाधान चाहता है उसमें अमेरिका के ऊपर भरोसा ना हो, लेकिन चीन के साथ अगर वो खड़ा है तो फिर अमेरिका को झुकना पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार कह रहा है चीन की तरफ से कोई सहमति नहीं है, ईरान की तरफ से कोई सहमति नहीं है, लेकिन अमेरिका कह रहा है बातचीत तय हो गई है। अलग अलग मीडिया माध्यमों से अपने सहयोगी साथी देशों के जरिए एक ही मैसेज दे रहा है कि हां, बातचीत 2 दिन बाद होगी, यानी थर्सडे के दिन बातचीत हो जाएगी, पाकिस्तान में होगी, जेनेवा में होगी। ये तमाम मैसेजेस वो कन्वे कर रहा है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या चीन की सक्रियता और इन सब के बीच रूस ने भी अपनी सक्रियता इस अंदाज में बताई है जहां पर वह यूरोपीय देशों को भी चिता रहे हैं और अमेरिका को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि वो ये ना सोचे कि ईरान से वह न्यूक्लियर इनरिचमेंट को ले जाएंगे। ये कल्पना वो ना करें, क्योंकि उन्होंने तो खुला ऑफर इसीलिए दिया कि वो सुरक्षित रहे और हमारे पास रहे। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री लावरोव जब आज बीजिंग पहुंची और वहां उन्होंने मुलाकात चीन के विदेश मंत्री के साथ की, और यूं भी चीन में तमाम नेताओं की आवाजाही जिस तरीके से हो रही है, उसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया, बिल्कुल हम इस युद्ध को शांत करने के लिए बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं। और वाकई यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप पूरा शिफ्ट हो रहा है अमेरिका से चीन की तरफ, लेकिन यूरोप के भीतर रशिया को लेकर अभी भी सवाल है, लेकिन रशिया को लेकर अमेरिका के भीतर सवाल नहीं है। यूं भी यह माना जाता है कि दरअसल पुतिन के काफी करीब ट्रंप है, और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस हटा लिए जो प्रतिबंध लगाए थे। जैसे ही ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हुई, तो उन्होंने प्रतिबंध रशिया से हटा लिए। और रशिया यह मैसेज दे रहा है कि दरअसल न्यूक्लियर इनरिचमेंट का एक महत्व होता है, और उसको हम सुरक्षित अपने पास अगर रखते हैं तो यह मैसेज जाता है कि दरअसल युद्ध समाप्त हो गया। यानी ध्यान दीजिए, पहली बार रशिया और चाइना की सक्रियता ईरान को लेकर इस तर्ज पर है जहां पर होर्मुज़ रूट की नाकेबंदी कोई मायने नहीं रखती है, आर्थिक तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचाने की परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। और इन दोनों परिस्थिति में एक क्षण के लिए लावरोव जब चाइना बीजिंग में पहुंचे और वहां उन्होंने विदेश मंत्री से जिस वक्त मुलाकात की, और दूसरी तरफ क्रेमलिन के प्रवक्ता ये कहने लगे अभी भी ऑफर खुला हुआ है, हम तो हर तरीके से सक्रिय होने को तैयार हैं। Ну, собственно, Россия открыта, Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана. इसमें दो मत नहीं कि रूस इस वक्त यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, इसमें भी दो मत नहीं कि यूक्रेन के साथ नाटो कंट्रीज खड़ी है, और इसमें भी दो मत नहीं कि नाटो कंट्रीज की दूरी अमेरिका के साथ दूर हो चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज भी इस वक्त
अमेरिका के साथ आर्थिक रिश्तों को नहीं अपना रही है। पहली बार इजराइल तक के साथ जो रक्षा समझौते हुआ करते थे और जो ट्रेड था उसको भी यूरोपियन कंट्रीज अब खत्म कर रही है। इटली ने तो एक कदम आगे बढ़ के जो लगातार समझौता रक्षा समझौतों के तहत बरसों बरस से इजराइल के साथ था, इटली ने आज उसे भी तोड़ दिया। उसमें रक्षा हथियारों का लेना देना हो, चाहे वो रिसर्च को लेकर देना हो या उपकरणों का आदान प्रदान हो, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। यूरोप की कई कंट्रीज, वो चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तमाम देशों ने, और स्पेन ही क्यों ना हो, स्पेन ने तो खुले तौर पर निशाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को वार क्रिमिनल तक कह दिया। और ये शब्द उनके बीजिंग में भी निकले। वो बीजिंग की यात्रा पर हैं, वहां भी मुलाकातों का सिलसिला चला। नया रिश्ता चीन के साथ, यूरोपीय यूनियन पहले ही चीन के साथ रिश्ते बना चुका है। इन सबके बीच सैटेलाइट से जानकारी, इजराइल को लेकर खुली जानकारी रशिया लगातार ईरान को देते रहा। यानी युद्ध की एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं थी कि इस दृष्टि से चीजें फंस जाएंगी। और शायद यही वजह है कि चीन जब आज यह कह रहा था कि दुनिया को जंगल के कानून वाले हालात में लेकर मत आइए, जहां ताकतवर जो चाहे वो कर ले। हालांकि इन सब के बीच अमेरिका के जो 15 वारशिप हैं वो जरूर तैनात किए गए हैं, और यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या कई जो डिस्ट्रॉयर शिप के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी है। लेकिन उनके पीछे ईरान और चीन दोनों के शिप खड़े हैं। चीन अपने तौर पर शांति का सूत्र भी दे रहा है और धमकी भी दे रहा है। ईरान अब खुले तौर पर बता रहा है कि हमको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या तो अमेरिका करे या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज करे। और मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी होमर्ज रूट पर जाकर टिक गई है। और अगर उसके बाद रेड सी के एंट्री पॉइंट पर भी ईरान चला गया तो पहली बार साउथ अफ्रीका ने खुलकर अमेरिका से कहा, आप नाकेबंदी हटा लीजिए, अन्यथा पता नहीं ये रास्ता भी कल बंद हो जाए तो मुश्किल होगी। यानी उनके अपने साथी सहयोगी भी अब कुछ सवालों को उठा रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि हर हाल में ईरान इस बार बातचीत की टेबल पर आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अधिकारियों का मानना है मसला लेबनान की वजह से टूटा। यानी मसला बेंजामिन नेतान्याहू जो लगातार आईडीएफ के जरिए जो हमले हो रहे थे लेबनान पे, और उस पर सहमति नहीं बनी कि वहां संघर्ष विराम होना चाहिए, इसीलिए बातचीत टूटी। दूसरी तरफ ईरान इस बात को कहता है ये कैसे संभव है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर हम 20 साल की पाबंदी लगा दें। और तीसरा सवाल है, होमर्ज रूट हमारे हिस्से में आता है तो हमारी संप्रभुता को आपको मान्यता देना होगा। और इन तीनों सवालों को लेकर अब चीन कम से कम सहमति बतला रहा है, जतला रहा है कि बिल्कुल, वो डेवलपमेंट का सवाल हो, वो सिक्योरिटी का सवाल हो, वो इंटरनेशनल लॉ का सवाल हो, वो किसी भी तरीके के सवाल में अमेरिका की स्थिति को बहुत साफ तौर पर एक रेड लकीर खींचकर बतला रहा है, आप गलत हैं। और शायद इसीलिए जो 5-6 पॉइंट्स चीन की तरफ से रखे गए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आज चीन के भीतर जो हलचल तमाम बड़े नेताओं की हो रही थी, हम उसे दिखलाते हैं। लेकिन उससे पहले जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स क्या थे जो आज बातचीत में बीजिंग के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा हो रहे थे? नाकेबंदी करना का फैसला अमेरिका का सही नहीं है। गैस तेल सप्लाई होमर्ज रूट से गुजरे, सुरक्षित रहे ये पूरा क्षेत्र, बेरोक टोक रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को समझना होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीजें चलनी चाहिए। दोनों पक्ष संयम से काम लें। और यहां बड़ा महत्वपूर्ण है, जिक्र ईरान का तो हो रहा था, लेकिन पहली बार इजराइल को भी संदेश दिया गया, अमेरिका और इजराइल दोनों संयम से काम लें। खुद चीन ने भी उसी तर्ज पर ऑफर कर दिया जिस तर्ज पर रूस कर रहा था कि हम रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे यह मत पूछिए कि हम तेल वेनेजुएला से खरीदें या ईरान से खरीदें या ईरान से नहीं खरीदें, यह आप मत कहिए। ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन में जो दिक्कत आ रही है और उसकी बड़ी वजह अमेरिका है, उसको वहां से हटना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरअसल वेनेजुएला को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वेनेजुएला एक कंट्री है, स्वायत्त देश है, वो अपना जो भी फैसला ले, जिस तर्ज पर फैसला ले, वो फैसला ले सकता है, इसमें हम रोक टोक नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका धमकी दे रहा है 50% टैरिफ वो लगा देगा, तो एक चीज तो वह भी जान ले कि दरअसल टैरिफ वार से किसी का भी भला नहीं होता है। और संयोग देखिए, इन तमाम चीजों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया, चीन खुले तौर पर आपको धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, समझा भी रहा है और इस युद्ध में चेतावनी भी दे रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि चीन से हमारे अच्छे संबंध हैं, शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि ईरान वार जल्द से जल्द खत्म हो, और मैं भी यह चाहता हूं कि जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म हो। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के हाथ में परमाणु हथियार लग जाएं जो 47 साल से आतंक मचा रहे हैं। इस बात का जिक्र कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और दूसरी तरफ चीन कह रहा है उसकी स्वतंत्रता के हिस्से में आप घुसने की कोशिश युद्ध के जरिए मत कीजिए। अब यहां पर आपके सामने एक दूसरा सवाल होगा, क्या वाकई चीन के भीतर जो हलचल है
वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन की ताकत को अब नए सिरे से परिभाषित कर रही है, या अमेरिका को इस दौर में वो कमजोर साबित कर चुकी है? जो पहली तस्वीर थी वो दरअसल होर्मुज़ में उस दिशा में बढ़ते हुए अमेरिकी जंगी जहाजों की वो तस्वीरें थी, और उसके बाद चीन के भीतर शी जिनपिंग की पहल जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नेताओं के साथ इस दौर में हो रही है, वो चाहे यूएई के हो, चाहे स्पेन के हो, चाहे रशिया के हो, और चाहे इन सब के बीच अब वियतनाम की मौजूदगी भी रात तक हो जाएगी। ये मैसेजेस हैं कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका को लेकर सबका ध्यान ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना और समुद्री आवाजाही में जो यूनाइटेड नेशन के कानून है उसको नहीं मानना है, यह बड़ा मायने रखता है। अब अगला सवाल जो और आखिरी सवाल है इन सब के बीच, अमेरिका अगर कह रहा है कि बातचीत के टेबल पर आ जाइए, तो फिर ईरान ने अपने तौर पर जो तैयारी की है उसने खुले तौर पर कहा है कि जो उसकी 8000 किलोमीटर की भूमि और जो समुद्री सीमा है, वहां पर जो भी अलग अलग सीमावर्ती प्रांत हैं उनको बकायदा निर्देश भी दे दिया गया है, और निर्देश के हिसाब से उनका इंपोर्ट भी शुरू हो गया है। यानी आवश्यक वस्तुओं को इंपोर्ट सुगम तरीके से बनाया जाए, उसमें किसी तरीके का कोई रुकावट ना आए। यानी सीमा व्यापार के जरिए नाकेबंदी की जो खतरे हैं उसको हम पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। यानी ईरान इसीलिए किसी बातचीत की दिशा में नहीं बढ़ना चाह रहा है, वो कह रहा है हमें भरोसा नहीं है, और भरोसा अमेरिका की तरफ से कैसे आएगा, इसके लिए चीन का पहल कर सकता है। और चीन कह रहा है कि वाकई ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को तो पहले अपने पांव पीछे खींचने चाहिए। रशिया भी एक तरीके से चुनौती ईरान के पक्ष में खड़े होकर दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह है कि इजराइल के साथ यूरोप के कई देशों ने अपने व्यापारिक संबंध रोक दिए हैं, और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो लेबनान में वो हमले कर रहा है और यह सोच रहा है कि गाजा की तर्ज पर वो वहां के हालातों को कर देगा, तो ऐसे में कोई समझौता उसके साथ नहीं हो सकता है। और बाकायदा इटली ने समझौते तोड़ दिए, और इटली के विदेश मंत्री ने यह खुलकर कहा कि लेबनान में नागरिकों पर इजराइल के हमले पूरे तरीके से अस्वीकार्य हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि गाजा जैसी स्थिति में हर हाल से पूरी दुनिया को बचना चाहिए। और असर इसी का है कि कई अन्य यूरोपीय देशों ने भी इजराइल के साथ जो हथियारों के निर्यात हो रहे थे उस पर रोक लगा दी है। इटली भी इजराइल को हथियार निर्यात करता है, तीसरा बड़ा देश है। सबसे ज्यादा अमेरिका हथियार देता है, दूसरे नंबर पर जर्मनी देता है, तीसरे नंबर पर इटली देता है। लेकिन इटली के बहुत ज्यादा हथियार नहीं आते हैं, लेकिन बावजूद भी जो बरसों बरस से 5-5 साल का जो रिन्यू होता था उसको बीच में ही इटली ने एक झटके में खत्म कर दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापकता इस युद्ध की इस हद तक जा चुकी है जहां पर पहली बार अमेरिका को ईरान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, आइए बातचीत की टेबल पर। पहली बार चीन खुले तौर पर चिता रहा है, गोली हम नहीं चलाएंगे, आप पहली गोली चलाएंगे लेकिन दूसरी गोली चलाने लायक हम नहीं छोड़ेंगे। रशिया पहली बार कह रहा है न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो मौजूद है ईरान के भीतर उसको ले जाने की आप मत सोचिए, हम अपने यहां सुरक्षित रख लेंगे। और इजराइल के साथ संबंधों का तांता जब पूरे यूरोपियन देशों से टूट रहा है, तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ट्रंप इस तरीके से घिर चुके हैं जहां पर उनके सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन उस चुनौती का सामना करने के लिए सिवाय सोशल ट्रुथ पर चंद शब्दों के आसरे ईरान को धमकाने से आगे बात जा नहीं रही है, और दुनिया इसे बाखूबी देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।